गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने क्या किया, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम है V1 ml और उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1 है, अगर उस सॉल्यूशन को आप किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसकी वॉल्यूम है V2 ml और उनकी नॉर्मेलिटी है N2, दूसरे सॉल्यूशन के साथ आप रिएक्ट करते हो तो आपके पास एक इक्वेशन आती है बेटा। कौन सी इक्वेशन? N1 V1 इक्वल्स टू N2 और V2। इस इक्वेशन का नाम दिया जाता है दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्लियर बेटा? इसी तरीके से अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम है V1 ml और मोलैरिटी है M1, अगर दूसरे सॉल्यूशन के साथ आप उसको रिएक्ट करते हो जिसकी वॉल्यूम है V2 ml और मोलैरिटी है M2, तो आपको उसी तरीके से एक इक्वेशन मिलती है M1 V1 और M2 V2। इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है क्या? मोलैरिटी इक्वेशन। क्या नाम दिया जाता है बेटा? मोलैरिटी इक्वेशन। इस बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उसके बिहाफ पे आप अच्छी तरीके से ये न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इससे क्या पता लग रहा है बेटा कि एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसके अंदर जो सोल्यूट है वो तो है आपका क्या? सॉलिड की फॉर्म में, और जो आपका सॉल्वेंट है वो है आपका लिक्विड की फॉर्म में। तो इसी से एक नई टर्म निकल के आती है बेटा, क्या? दैट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए इसमें क्या होता है, आप एक कंटेनर लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और कुछ सॉलिड सोल्यूट उसके अंदर डालिए। आप कंटिन्यूसली डालते जाइए, स्टर करते जाइए। क्या होगा कि आपका जो सॉलिड सोल्यूट है वो धीरे धीरे उसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। कैसे? आपने एक कंटेनर के अंदर पानी लिया, कंटेनर के अंदर पानी लिया, उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आपने कंटिन्यूसली डालते गए और स्टर करते गए, तो क्या हुआ, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपके धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, और डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आप सॉलिड पार्टिकल जो सोल्यूट की फॉर्म में सोल्यूट की अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे तो सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, सॉलिड आपने डाला, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती गई, तो उस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं बेटा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या प्रोसेस है बेटा? कि आपने सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल को डालते गए, सॉलिड पार्टिकल आपका डिसॉल्व होता गया और धीरे धीरे क्या हुआ, वो डिसॉल्व हो गया, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। बट आप सॉलिड पार्टिकल्स को डालते गए और डिसॉल्व भी होता गया, बट एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे, और क्या होगा,
एक्सेस अमाउंट में सोल्यूट पार्टिकल आपने डाल दिए तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है वो आपस में कोलाइड कर कर क्या करेंगे बेटा, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करेंगे क्रिस्टल की फॉर्म में, और उस प्रोसेस का नाम होता है क्या, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है बेटा उस प्रोसेस का नाम, क्रिस्टलाइजेशन। इज इट क्लियर? क्या होगा, अब आप देखिए, आप पानी के अंदर सोल्यूट को डालते हैं, डालते जाते हैं एक्सेस अमाउंट में सोलिड पार्टिकल्स, तो क्या होगा, आप देखते हैं कि कुछ समय बाद आपके जो सोलिड पार्टिकल है डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, मींस आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मींस उसके अंदर कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हो गए और कुछ पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हुए। इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने देखा जो अमाउंट सॉलिड पार्टिकल की डिसॉल्व हो गई उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। ओके बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी, कि कितने अमाउंट में आपका जो सॉलिड पार्टिकल है उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया। इज इट क्लियर? अब कौन कौन से फैक्टर आपकी उस सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर डिपेंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स की बात करते हैं बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग और सॉलिड इन लिक्विड। देखिए बेटा, पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ द solute and solvent। नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखिए बेटा, सोल्यूट आपको पता है क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। सोलवेंट क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो। तो यहां पर इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी सॉलिड की। तो क्या होगा, अगर आपका सोल्यूट कैसा हो, पोलर मींस आयनिक हो, और सॉल्वेंट आपका पोलर होगा मींस क्या, आयनिक। अगर आपका सोल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो वहां पर जो आपका सॉलिड होगा वो मोर सोल्यूबल होगा। अगर जरा सा भी चेंज हो गया कि अगर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर हुआ मींस कोवेलेंट कंपाउंड हुआ तो क्या होगा, ये आपका लेस सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल ही बोल सकते हैं। क्लियर? अगर आपकी, जिसको एक फ्रेज भी बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पोलर इन नेचर है तो मोर सोल्यूबल होंगे। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट आपके नॉन पोलर होंगे मींस कोवेलेंट होंगे तो क्या होगा बेटा, वो भी मोर सोल्यूबल होंगे। ओके, अगर एक भी आपका चेंज हो गया, अगर सोल्यूट पोलर है आपका और सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है तो वो इनसोल्यूबल होगा या लेस सोल्यूबल होगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। NaCl लेते हैं और वाटर लेते हैं। आप क्या चीज नोटिस करेंगे कि आपने एक कंटेनर के अंदर वाटर लिया, ये क्या आपका वाटर, और यहां आपने क्या डाल दिया, NaCl। आपको पता है कि आपका जो NaCl है दो फॉर्म में डिसोसिएट होता है, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। ऐसे ही आपका H2O भी टू फॉर्म में डिसोसिएट होता है, एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव।
आपको ये पता है कि आपका नेगेटिव जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास। अब डायग्राम के बेसिस पे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो देखिए। आपने कंटेनर के अंदर पानी डाला, ये है H2O, और यहां आपने क्या डाला, NaCl। जो आपका NaCl है वो किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा बेटा, एक पॉजिटिव की फॉर्म में, एक नेगेटिव की फॉर्म में। इज इट क्लियर? और जो वाटर है आपका वो किस फॉर्म में होगा बेटा, आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। कि आप देखिए स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं बेटा वाटर का कि इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, ये आपको पता है। यहां पर 2 नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? जैसे इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव की फॉर्म में, ये नेगेटिव की फॉर्म में, इसको ब्रेक करेंगे ये पॉजिटिव की फॉर्म में, ये नेगेटिव की फॉर्म में। इज इट क्लियर? तो इसलिए हमने यहां लिखा कि ये पॉजिटिव, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज O, ये नेगेटिव की फॉर्म में। इज इट क्लियर? क्या होगा बेटा, जैसे आपने नमक को पानी के अंदर डाला, ये ब्रेक हो गया बेटा किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। जो एनर्जी इसको आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने में लगी, उस एनर्जी का नाम होता है क्या, लैटिस एनर्जी। इज इट क्लियर बेटा? कि वो एनर्जी जो आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने में लगती है उसको आप क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब देखिए क्या होता है, आपका जो ये है आपका NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में ब्रेक हुआ है। ये देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये किसके साथ जा रहा है, ये वाटर के पास जा रहा है। ये Na पॉजिटिव की फॉर्म में जा रहा है और नेगेटिव की फॉर्म में जा रहा है। तो आपने देखा कि इस पॉजिटिव के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे, इधर भी आपके वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। वो किस तरीके से अटैच होंगे, देखिए क्या होगा, ये आपके क्या है, इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव आल्सो ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखिए किस तरीके से आपके वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, यहां पर आपका नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, ओके, यहां पर आपका नेगेटिव, इसके सराउंडिंग में आपकी पॉजिटिव। इस तरीके से क्या होगा बेटा, एक लेयर बन जाएगी जो पानी के अंदर फ्रीली मूव करेगी। यहां पर एक मेम्ब्रेन बन गई है और इस आयन को क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेटेड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयन बोलेंगे। इसी तरीके से यहां भी, यहां थोड़ा अलग बना देते हैं, ये पॉजिटिव होगा आपका और यहां पर ये पॉजिटिव इसके नजदीक होगा और ऐसे। नेगेटिव, तो यहां भी एक लेयर आ जाएगी, ये भी पानी में फ्रीली मूव करेगा। तो ये भी क्या है आपका हाइड्रेटेड आयन। और जब इन नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, जो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, जब आपके वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं, जिस एनर्जी से वो अटैच होते हैं उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? ये आपके हाइड्रेटेड आयन है, हाइड्रेटेड आयन है दोनों, ये नेगेटिव वाला भी, ये पॉजिटिव वाला भी। और NaCl ब्रेक होता है जिस एनर्जी, जब आयनिक कंपाउंड को आप ब्रेक करते हैं, उस आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। इज इट क्लियर? कि आपके नेचर ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट किस तरीके से डिपेंड करते हैं सोल्युबिलिटी के ऊपर। अगर आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होंगे, पोलर होंगे, तो मोर सोल्यूबल होगा। अगर आपके सॉल्वेंट और सोल्यूट नॉन पोलर होंगे तो भी मोर सोल्यूबल होगा। अगर सोल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है तो वो क्या होगा, आपका लेस सोल्यूबल या इनसोल्यूबल होगा। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बिहाफ पे बात करते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं
कि जब आप उनको हीट देते हैं, अगर उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, तो उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब आप उनको हीट देंगे तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो टेम्परेचर के बेसिस पे आप क्या बात करते हैं, अगर जैसे कि आपका NaCl है, अगर आप इनको वाटर के अंदर डालेंगे और हीट देंगे तो क्या होगा बेटा, हीट देंगे तो क्या होगा बेटा, ये डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सोल्यूट है, यहां पर आपको लगा कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इज इट क्लियर? ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो वो होगा आपका मोर सोल्यूबल। इज इट क्लियर? अगर जो सब्सटेंस आपकी सॉल्वेंट या सोल्यूट होंगे, आपको पता है वो क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर वो हीट रिलीज करेंगे तो वो क्या होंगे आपके लेस सोल्यूबल या इनसोल्यूबल। इज इट क्लियर? बट कुछ सब्सटेंस आपके ऐसे भी होते हैं बेटा कि अगर आप उनको टेम्परेचर देंगे या डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि Na2CO3 आपका क्या है, मान लीजिए आपके पास 6H2O है, तो आपने इनको हीट किया, हीट दी तो इन्होंने क्या किया, अपना जो फॉर्मेशन है वो चेंज की कि मान लीजिए क्या हुआ, Na2CO3 यहां पर 5H2 आ गया, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल से निकल गए। तो क्या हुआ, तो इस टाइप के जो टेम्परेचर होते हैं, जब आपका कोई भी सब्सटेंस अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाए, जिस टेम्परेचर की वजह से उस टेम्परेचर को आप नाम देते हैं क्या, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर बेटा? ट्रांजिशन टेम्परेचर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाए किस टेम्परेचर की वजह से, जब उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इज इट क्लियर कि ये फैक्टर था आपका टेम्परेचर का, कि कुछ सोल्यूट और सॉल्वेंट जो होंगे जब आप उनको टेम्परेचर या हीट देंगे तो क्या होगा बेटा, वो अपनी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं जब वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हीट को इवोल्व करते हैं तो वो लेस सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं। और कुछ सब्सटेंस आपके ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इंक्रीज और डिक्रीज का, तो क्या होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं। इज इट क्लियर? अब लास्ट फैक्टर देख लेते हैं हम, प्रेशर। प्रेशर देखिए बेटा, प्रेशर के बारे में ज्यादा डिस्कस इसमें नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका हम बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड की, आपके जो सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं वो दोनों ही आपके क्या होते हैं, हाईली इनकंप्रेसिबल होते हैं। हाईली इनकंप्रेसिबल होने की वजह से प्रेशर का इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से इस पार्ट में हम प्रेशर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक में हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता सॉलिड इन लिक्विड के अंदर इसका प्रेशर का, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड आपके कैसे हैं, इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस। ओके बेटा, आशा करते हैं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।